हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं AS11। AS11 क्या डील करता है? द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के साथ किस तरीके से AS11 डील करता है, ये हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी चर्चा के दौरान। और करीबन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे की ये जो क्लास होगी, इसके अंदर आज हम पूरा चैप्टर ओवर करने की जो है कोशिश करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है आपके साथ शेयर कर दूँ इस चैप्टर से संबंधित। देखिएगा, जब एक भारत में बैठा हुआ व्यक्ति व्यापार करता है भारत के अंदर, तो देखिएगा उस समय पर वो कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीदता है जिसकी पेमेंट उसको फॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है। यानी कि वो जो इंपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, तो जिसके लिए उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर वो अपने माल को बेचता है, तो माल को बेचने के दौरान जो है उसको जो करेंसी मिलती है वो फॉरेन करेंसी मिलती है। तो एक तरीके से वो चाहे या ना चाहे उसके व्यापार के अंदर जो है फॉरेन करेंसी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो होती है। और कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि बेसिकली कंपनीज या जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो विदेशों से लोन लेना पसंद करते हैं बजाय कि इंडिया से, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोअर साइड पर होता है। हालांकि उनको उसी समय पर एक्सचेंजेस के जो है लॉसेस होने की चांसेस भी रहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें केवल एक ही बात समझ में आती है कि इंडिया में बैठा हुआ व्यापारी जो है विदेशों से जो है ट्रांजैक्शंस करता है, तो वहाँ पर जो विदेशी मुद्रा है यानी कि फॉरेन करेंसी है वो इन्वॉल्व होती है। तो हमारी अकाउंटिंग के अंदर फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट हमारी अकाउंटिंग को प्रभावित करती है। तो किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम डील करेंगे, ये इस सवाल के अंदर चर्चा का विषय रहेगा। तो पहला जो टॉपिक मैंने आपके साथ बात की कि जो यहाँ पर इंडिया में रहने वाले लोग जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं उनकी अकाउंटिंग आप किस तरीके से करेंगे। दूसरी तरीके के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर हमारे जो कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने इंडिया से बाहर जो अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की हुई हैं, चाहे वो जॉइंट वेंचर्स के रूप में हो चाहे वो पार्टनरशिप के रूप में हो, इसके अलावा जो है उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं, इसके अलावा उनकी सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो इंडियन ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस फॉरेन के अंदर जो है दूसरे बिजनेसेस को ऑपरेट करती आ रही हैं। तो यहाँ पर हम एक होल्डिंग कंपनी की पोजीशन में भी जो है काम करते हैं इंडिया में। तो हमारी जो रिपोर्टिंग करेंसी होती है वो इंडियन रुपी होती है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर एक साइजेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी असेट्स भी आपके पास हो सकता है। तो असेट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो जो एंटरप्राइजेज आप बाहर ओन करते हैं उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे वो भी इसके दायरे के अंदर आएगा। तो इस पूरी चर्चा के दौरान यहाँ पर इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में बदलाव हुए हैं, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में जो चेंजेस हुए हैं उनका असर भी जो है देखने के लिए मिलेगा। तो वो सारी बातें भी मैं आपके साथ इस AS के अंदर कवर करूँगा। तो इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिजनेसमैन जो है खरीद के रहता है अपनी हैजिंग स्ट्रेटेजी के लिए। हैजिंग का मतलब है कि अगर उसको विदेशी मुद्रा में कोई पेमेंट करनी है और वहाँ पर विदेशी मुद्रा में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी वजह से उसको भारी नुकसान या प्रॉफिट हो सकते हैं, तो वो उस चीज़ को हैज कर लेता है और अपने नुकसान को और अपने प्रॉफिट को सीमित कर लेता है विद यूज़ ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हेजिंग में उन्हें यूज़ किया जाता है, वो तो देखिएगा फाइनल में चर्चा का विषय। लेकिन जितना पोर्शन हमारे पास है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर की डेट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जो हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, तो वो कभी कभी स्पेकुलेशन के लिए भी लिए जा सकते हैं, यानी कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आपने हेजिंग के लिए लिया है तो क्या होगा, इस तरीके की जो सभी तरीके के जो सवाल हैं उनका जवाब जो है मैं आपको इस पूरी चर्चा के अंदर देने वाला हूँ। तो देखिएगा, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है फॉरेन करेंसी के जो चेंजेस से रिलेटेड है, इसको अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो डेफिनेशन वाले पोर्शन से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो AS है ये जो है हमारा इम्पेक्ट करता है। तो इस पूरे AS को जो है हमने कवर करना है आज ही की क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से कंपनियां अपनी अकाउंटिंग या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं और उसके क्या असर जो है देखने के लिए मिलते हैं। अगर उसमें बदलाव हो जाए तो क्या असर हो सकता है आपकी अकाउंटिंग में, अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो या उनमें एक ऑप्शंस दे दी जाए तो किस तरीके से जो है प्रॉफिट्स बदल सकते हैं, वो सब चर्चा का विषय जो है यहाँ पर आज रहने वाला है।
तो देखिएगा यहाँ पर हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे, मैंने आपको जैसे बोला कि सबसे पहली बात हम इसको जो है डेफिनेशन वाले पोर्शन के साथ ही जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डील करता है वो द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से संबंधित है। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किन के ऊपर अप्लाई होता है? तो देखिएगा ये जिन चीज़ों पर अप्लाई होता है सबसे पहले हमें वही देखनी है। ये अप्लाई होता है उन ट्रांजेक्शन्स पर जो आप फॉरेन करेंसी में करते हैं। तो देखिएगा जो फॉरेन करेंसी की जो ट्रांजेक्शन्स है वो इसके दायरे में आएंगी, इन अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसी। दूसरा, इन ट्रांसलेटिंग द फॉरेन ऑपरेशंस स्टेटमेंट्स, यानी कि ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, यानी कि जो हमारी फॉरेन ऑपरेशंस हैं उनके अंदर। अब ये फॉरेन ऑपरेशन हम आगे चल के 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे और आपको जो है दूसरे चैप्टर्स में मैंने बता भी रखा है। एक होंगी आपकी आईएफओ। आईएफओ का मतलब होगा इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और एक दूसरा होगा नीफो, यानी कि नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि इंडियन बिजनेस का ही विस्तार विदेशों में किया गया है तो हम उसको आईएफओ की तरह डील करते हैं। और हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट की तरह है जो है यहाँ पे बिजनेसमैन ने फॉरेन करेंसी के अंदर जो है कुछ इन्वेस्टमेंट की है और वो आज ऑपरेट कर रहा है किसी बिजनेस को एज ए इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको नीफो की तरह डील करते हैं। इसके अलावा हम डील करेंगे द स्टेटमेंट ऑल्सो डील विद द अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें जो है इसमें हमने डील करना है। तो अब अगर हम आगे बात करें तो आगे जब हम बात करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि किस तरीके से हम जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, इन सब के क्या मतलब होंगे। आइएगा अब आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले हम डेफिनेशन वाले पोर्शंस की तरफ जो है बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम डेफिनेशन वाले पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। क्या होती हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स? तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स is a transaction which is denominated in or require settlement in foreign currency including transactions arising when enterprise either। तो देखिएगा यहाँ पर जो है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं which is denominated in or require settlement in foreign currency including transaction arising when enterprise। आप इसको जो है रीड करिएगा, देखिएगा, और फिर हम इसको भी जो है आपके साथ जो है एलोबरेट करते हैं। तो देखिएगा ये किस तरीके से काम करता है ये आपने देखना है पहले। अब इसको रीड करिए। तो देखिएगा यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिएगा वो ट्रांजेक्शन्स जो आप इंडिया में बैठ के कर रहे हैं किसी विदेशी मुद्रा के अंदर, जहाँ पर किसी सेटलमेंट आपने किस में करनी है, फॉरेन करेंसी में। आपको वहाँ पर चॉइस नहीं है इंडियन करेंसी में पेमेंट करने की। हालांकि आप डॉलर खरीदेंगे, पाउंड खरीदेंगे या कोई और फॉरेन करेंसी खरीदेंगे और उसकी जो है आप पेमेंट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, बायस और सेल्स गुड्स और सर्विस हुज प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जो किस में डिनोमिनेट हो रही है, फॉरेन करेंसी के अंदर। या दूसरा, बाय और सेल के अलावा बोरो कर रहे हैं, पैसा उधार ले रहे हैं या उधार दे रहे हैं, और जो अमाउंट पेबल है या जो रिसीवेबल है, यानी कि जो पैसा मिलेगा वो विदेशी मुद्रा के अंदर आपको मिलने वाला है।
तीसरा, बिकम ए पार्टी ऑफ अंडर परफॉर्म फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर कि आप कुछ फॉरेन करेंसी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इतने रुपए में मैं ये करेंसी खरीदने के लिए तैयार हूँ, तो उस करेंसी की जब वैल्यू बदलेगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बदल जाएगी। तो आप एक फॉरेन करेंसी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, चाहे वो डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो पाउंड का है, चाहे वो यूरो का है। अदरवाइज एक्वायर और डिस्पोज ऑफ असेट्स और इनकर और सेटल लाइबिलिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। आपकी कोई फॉरेन करेंसी में आपके पास असेट्स थी, आपकी कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई इन्वेस्टमेंट थी जो फॉरेन करेंसी में थी, और वो आपने जो है वहाँ पर सेल कर दिया, या वो आपने सेटल कर दी, या किसी और प्रकार से जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में आएंगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके के आइटम्स। दूसरे तरीके के आइटम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी आइटम्स। इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। मॉनेटरी आइटम्स देखिएगा ऐसे आइटम्स होते हैं जहां पर कि हमारे को सेटलमेंट का प्राइस फॉरेन करेंसी में पता है। मान लीजिएगा आपने एक कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं और जिन डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है $1000, तो आपको जब रिडेम्पशन मिलेगी तो $1000 पे मिलेगी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, डेट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नोन अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि जो भी अमाउंट है, नोन अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स और पेबल्स जो फॉरेन करेंसी में नोन है, जिनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दीज आर डिटरमिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। इसी तरीके से आपने फॉरेन करेंसी में एक गुड सेल किया $1000 का, तो आपको पता है कि उसकी जो पेमेंट आएगी वो $1000 आएगी, डिटरमाइन अमाउंट है। लेकिन आपकी ब्रांच ऑफिस ने, जो कि फॉरेन के अंदर है, तो फॉरेन ब्रांच ऑफिस ने कुछ इन्वेंट्री रखी हुई है, कुछ गुड्स रखा हुआ है। गुड्स उन्होंने $3000 का खरीदा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि आप उसको बेचने जाएंगे तो $3000 मिलेंगे या कम मिलेंगे, उस इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, ज़्यादा हो गई है। तो दिस इज नॉट ए डिटर्मिनेबल अमाउंट। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री है इट इज़ नॉट ए डिटर्मिनेबल अमाउंट। तो जो इन्वेंट्री है ये अमाउंट आपका कैसा हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी, क्योंकि आपका डिटरमाइन अमाउंट नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझिए, आपके डेटर्स हैं जिसको आपने गुड्स बेचा है, डिटर्मिनेबल अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो डिटर्मिनेबल अमाउंट है, लेकिन मान लीजिएगा मैंने एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, 1000 शेयर्स एप्पल कंपनी के खरीद लिए। अब एप्पल का शेयर्स $110 का चल रहा है, तो आप देखिएगा अगर एप्पल के शेयर्स के प्राइस बदल गए तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी? यस। तो मेरे पास जो फॉरेन करेंसी है उसका ही अमाउंट डिटर्मिनेबल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन फॉरेन करेंसी, ये जो अमाउंट है इट इज़ नॉन मॉनेटरी आइटम्स, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कितना पैसा आएगा। तो इन्वेस्टमेंट सारी नहीं है। डेट इन्वेस्टमेंट जो है, जहाँ आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वो मॉनेटरी आइटम है। लेकिन अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी में आपको मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया। अभी मैं आपको एक और आइटम बताता हूँ कि आपने फॉरेन करेंसी के अंदर फिक्स एसेट्स खरीदी है, आपने एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आप बताइए क्या वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपकी मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है? तो देखिएगा यहाँ पे आपको बिल्कुल एक ही तरीके से सोचना है, और वो ये सोचना है कि क्या आपको डिटरमाइन अमाउंट रिसीव होगा फॉरेन करेंसी में। आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो आपका डिटरमाइन अमाउंट जो है फिक्स नहीं कर रही हैं, इसलिए वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। सिमिलरली अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ है, मान लीजिए आपने $10,000 का लोन लिया हुआ है, तो आपको $10,000 का ही लोन रीपे करना है विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो $10,000 के अमाउंट पर ही फिक्स होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लोन है जो कि एक लाइबिलिटी का आइटम है, दैट इज ऑल्सो ए मॉनेटरी आइटम, क्योंकि डिटरमाइनेबल अमाउंट ऑफ मनी है कि कितना अमाउंट आपने देना है। इसी तरीके से फॉरेन करेंसी के जो क्रेडिटर्स होंगे वो भी जो है आपकी मॉनेटरी आइटम्स होंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर हो गई आपकी कैपिटल। अगर बैलेंस शीट के अंदर जो आपने कैपिटल डाली हुई है वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस के हिसाब से कैपिटल की वैल्यू ऊपर या नीचे हो सकती है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें समझनी है कि क्या चीज़ें आपकी मॉनेटरी आइटम है, क्या नॉन मॉनेटरी है। तो देखिएगा मॉनेटरी आइटम्स के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा आपके साथ की। अब देखिएगा मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन। तो मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड एंड असेट्स एंड लायबिलिटी टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। और मैंने तो बहुत एग्जाम्पल आपको दिए हैं, लोन्स हैं इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। डेप्ट इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है, तो जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की इन्वेस्टमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट, तो वो इस दायरे में आपके आएंगे।
उसके बाद देखिएगा अगर हम अगली चर्चा की बात करें तो अगली चर्चा हमारी शुरू होती है नॉन मॉनेटरी आइटम से। तो देखिएगा यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर किस तरीके से जो है आइटम्स होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप वो समझ गए होंगे कि जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं वो कौन से होने वाले हैं, क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम मैंने साथ साथ डिस्कस कर ही लिए थे आपके साथ। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर द असेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन मॉनेटरी आइटम्स। तो जो मॉनेटरी नहीं है वो आप क्या कहलाएंगे, वो नॉन मॉनेटरी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो देखिएगा मैंने बोला इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपका कैसे हो जाएगा, मॉनेटरी आइटम। उसके बाद आप बात करते हैं फॉरेन ऑपरेशंस क्या आता है। तो फॉरेन ऑपरेशंस भी मैंने भी शुरू में ही आपके साथ चर्चा की कि आप विदेशों में सब्सिडरी कंपनी ओन करते हैं, एसोसिएट्स करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं या ब्रांचेस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। एंड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इज एन इंडियन एंटिटी of which is based on conducted in a country other than the country of the reporting enterprises। यानी कि जिस कंट्री में आप रिपोर्ट करते हैं उसके अलावा। तो हमारे लिए तो रिपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया है। और इंडिया के अलावा कहीं पर भी अगर हमारी कोई ऑपरेशंस होंगी, हमारी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या ब्रांचेज होंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, फॉरेन ऑपरेशंस कहलाएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला पार्ट है इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। देखिएगा जब हम बिजनेस के अंदर जो हमारी ऑपरेशंस हैं उनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द वन इज इन IFO एंड सेकंड इज इन NIFO। IFO मीन्स द इंटेग्रल ऑपरेशन, यानी कि हम ये मानते हैं कि जो हमारी इंडिया में बिजनेस है उस इंडियन बिजनेस का ही वो विस्तार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसा जूम करें कि जो इंडियन बिजनेस है उसका ही विस्तार है, तो ऐसी ऑपरेशंस को आप इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन बोलते हैं, IFO बोलते हैं। हालांकि अकाउंटिंग के अंदर जो है ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया है क्योंकि जो अकाउंटिंग की जो है ट्रीटमेंट्स जो है डिफरेंट है दोनों की, इस वजह से आपको दो तरीके के इंटरप्राइज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। Is a foreign operation the activities which are in integral part of those reporting enterprises। integral part यानी कि वो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन बिजनेस का ही वो एक्सटेंशन है। foreign operations that is integral to the operations of the reporting enterprise carries on the business as if it is where an extension of the reporting enterprises operations। उसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करूं आपके साथ NIFO की, तो NIFO क्या है, विच इज़ नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशंस। तो जो इंटेग्रल पार्ट नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, NIFO वाला पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इनके अंदर जो है पहले हमें देखना पड़ता है कि बिज़नेस किस तरीके का, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें बिज़नेस इन NIFO है या IFO है। उसके बाद देखिएगा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्रीमेंट एक्चुअली डेरिवेटिव एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पर कि एक्सचेंज जो है डिफरेंट करेंसीज के जो फॉरवर्ड रेट के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, यानी कि आपने एक फ्यूचर के रेट को जो डिसाइड करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा या बेचा है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो फॉरवर्ड एक्सचेंज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और फॉरवर्ड रेट क्या होता है, जो करेंसी के अंदर, जो दो करेंसी के अंदर एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के ऊपर जो रेट चल रहा होगा उसको आप फ्यूचर रेट बोलते हैं या फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। तो ये जनरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मोर और लेस एक जैसे होते हैं, सब्जेक्टिव टू सम माइनर डिफरेंसेस। तो कुछ जो है माइनर डिफरेंसेस होते हैं, नहीं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक जैसे ही होते हैं। और ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का जो प्राइस है उसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मार्केट फोर्सेज जो है इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उन प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। फॉरेन करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी वो करेंसी है जो अदर देन इंडियन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी के अलावा यानी कि जो रिपोर्टिंग करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी अगर आपकी होगी तो उस करेंसी को आप क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन वाला पोर्शन अभी हमने ख़त्म कर लिया। अब अगले पोर्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। तो अब जो अकाउंटिंग की हम बात करेंगे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जो कि आपने विदेशी मुद्रा के अंदर की हैं। वो सेल की हो सकती हैं, परचेज़ की हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इनिशियली आप किस रेट पर रिकॉर्ड करते हैं। देखिएगा जिस समय पर आपने ट्रांजेक्शन की उस दिन फॉरेन करेंसी में जो रेट था, जिस समय पर ट्रांजेक्शन की उस समय पर जो रेट था, उस रेट के ऊपर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि अगर आपने 15 तारीख को दिन में 3 बजे कोई ट्रांजेक्शन की है सेल परचेज की, तो 3 बजे का रेट आपको लेना है। लेकिन ये कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल हो पाता कि 3 बजे क्या रेट था, तो आप उस दिन का जो एवरेज रेट है वो आप ले सकते हैं जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है। और कभी कभी ट्रांजेक्शन्स जो है मंथली बेसिस पर की जाती हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आप मंथ के एवरेज भी या वीक के एवरेजेस भी जो है यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर एक इस तरीके का इंडिकेशंस मिलता है कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज है, जिस समय पर आपने इनिशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी थी उस समय पर जो रेट था उसी रेट को आपने लेना है। हालांकि एएस कुछ एक्सेप्शंस देता है कि अगर आप उस दिन का, उस समय का रेट नहीं ले पा रहे हैं तो उस दिन का जो है एवरेज रेट ले सकते हैं या उस दिन का क्लोजिंग रेट जो है आप ले सकते हैं, जो कि एक सही तरीके से इंडिकेट करे प्राइस को कि वास्तव में जो प्राइस है उसी के आसपास जो है आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया। हालांकि बहुत माइनर से डिफरेंसेस हो सकते हैं इन एवरेजेस की वजह से, लेकिन आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से जो है रेट लेते हैं। तो जब आप अपना डिस्क्लोज़र भी करेंगे तो उस डिस्क्लोज़र में बताना है कि आपने जो एक्चुअल रेट लिए हैं या उस दिन के एवरेज रेट लिए हैं या उस हफ्ते के एवरेज रेट लिए हैं या उस महीने के एवरेज रेट लिए हैं जिस महीने में आपने ट्रांजेक्शन किया। तो देखिएगा इनिशियली कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन in the reporting currency by applying the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of transactions। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिएगा मैंने $1000 का US डॉलर का एक कंप्यूटर जो है खरीदा। तो अगर $1000 का मैंने कंप्यूटर उधार खरीदा और उस समय डॉलर का रेट था 73, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग 73 पे कर दूंगा। अगर ये उधार खरीदा है तो मैं एंट्री डालूंगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि जो क्रेडिटर है फॉरेन करेंसी में। अगर मैंने नगद खरीदा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो तब तो कोई ये ट्रांजेक्शन्स जो है इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही खत्म हो जाएगी और बाद में क्योंकि क्रेडिटर की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नगद के अंदर ट्रांजेक्शन तुरंत रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उधार के अंदर अभी भी रिकॉर्ड होगी और बाद में भी उसके इम्पैक्ट आएंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा $1000 का उधार खरीदा फॉरेन करेंसी क्रेडिटर से, तो आप एंट्री डालेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट 73,000। अब इस वैल्यू को चेंज होना है और ये चेंज होती रहेगी। आज आपने खरीदी 15 तारीख को, तो 16 तारीख को रेट कुछ और होगा, 17 को कुछ और होगा, 18 को कुछ होगा, लेकिन हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 दशाओं में एंट्री करेंगे। अगर इनिशियल रिकॉग्निशन हमने शुरू में कर दिया तो केवल 2 स्थिति के अंदर हम जो है इस डॉलर के बीच में जो एक्सचेंज का जो चेंज हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 2 कौन सी स्थिति हैं उनको ध्यान से आपने देखना है। पहली स्थिति है कि जब आपने ये 15 सितंबर को जब खरीदा उसके बाद आप अपनी अकाउंटिंग कब क्लोज कर रहे हैं। मान लीजिएगा आप अपनी अकाउंटिंग जो है क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर तक आपने कोई भी पेमेंट इस क्रेडिटर की नहीं किया और उस समय डॉलर का रेट है 80 रुपये। तो ये सीधी सी बात है कि जो आपकी लाइबिलिटीज़ थी 1000 इंटू 73,000, अब आप उसको पेमेंट करने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए 80,000 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये डॉलर की वैल्यू ऊपर की तरफ भी बदल सकती है, नीचे की तरफ भी बदल सकती है। आपको एक्सचेंज में गेन भी हो सकता है, आपको एक्सचेंज में लॉस भी हो सकता है। बट इस सवाल के अंदर जब आपने इनिशियल रिकॉग्निशन की थी वो तो 73 में की थी। अब जब रिपोर्टिंग बैलेंस शीट डेट पे करेंगे तो क्या आपने करना है, तो बैलेंस शीट में डेट में आपने एक सीधी सी चीज़ देखनी है कि आप इसको 80 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू 73,000 से बढ़ाकर 80,000 की जा रही है तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होगी। तो 7,000 की जो लाइबिलिटीज़ आप इंक्रीज करेंगे टू क्रेडिटर्स यानी कि फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट का आइटम तो आपको पता है लेकिन डेबिट का आइटम नहीं पता। तो डेबिट के आइटम्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस साल भर के दौरान होंगे, आप एक एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट के अंदर उसको डालेंगे। तो आप यहां पर एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, और आप 7,000 रुपये का एक एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस है अभी, लेकिन आप उसको लॉस नहीं मानेंगे, अभी केवल एक्सचेंज डिफरेंस में उसको एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत सारी ट्रांजेक्शन साल भर के दौरान करता है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स के जो डिफरेंसेस हैं वो सब एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट के अंदर एक सेपरेटली भेज दिए जाएंगे, और उस एक्सचेंज डिफरेंस में जो भी नेट रिजल्ट होगा आइदर द प्रॉफिट और लॉस, वो बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि आपको इनिशियल रिकॉग्निशन जो है इनिशियल रेट पर करनी है, यानी कि जब प्रारंभ में जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय पर जो रेट था उस रेट के ऊपर ही आप अकाउंटिंग करेंगे। तत्पश्चात जो भी बैलेंस शीट डेट आएगी और वहाँ तक अगर वो लाइबिलिटीज़ या असेट्स सेटल नहीं हुई है तो आप उसको जो है उस डेट पर जब बैलेंस शीट आप बना रहे थे
उस समय के करेंसी रेट के ऊपर ट्रांसलेट कर देंगे या उसको बदल देंगे, जिसका डिफरेंस जो होगा वो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एक्सचेंज डिफरेंस में भी द लॉस और द प्रॉफिट, तो हमें अभी केवल एक्सचेंज डिफरेंस डालना है। तो इस तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक्सचेंज डिफरेंस के माध्यम से चली जाएंगी। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिएगा आपको 15 जनवरी के अंदर इसकी पेमेंट करनी है और उस समय डॉलर का रेट घटकर 80 रुपीज़ से बढ़कर 85 हो गया। तो अब आपके सामने एक दशा और हो गई कि जो आप लाइबिलिटी सेटल करनी थी 80,000 में, अब वो 85 की हो गई। तो आपको इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद दो ही दशाएं हैं जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एक ऐसी दशा जो बैलेंस शीट डेट पे है, दूसरी ऐसी दशा जब आप उस लाइबिलिटी को या उस असेट्स को सेटल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं और प्राइस 85 हो गया तो आपको 5,000 का एक्सचेंज डिफरेंस और डालना है। तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज अकाउंट। तो हमारी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी हमने 5,000 रुपये और बढ़ा दी है। तो अब यहाँ पर हमारी जो लाइबिलिटीज़ हो गई है वो 80 से बढ़ के 85 हो गई है। और ये एक्सचेंज डिफरेंस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ईयर एंड में सेटल होती हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है उसका। तो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट करके हमने फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी को बढ़ा देना है। उसके बाद फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी आपने सेटल कर दी है तो आप 85,000 रुपये में डॉलर खरीदेंगे और उस डॉलर की जो खरीद है वो वैल्यू आप जो है फॉरेन करेंसी क्रेडिटर को पे करेंगे। तो फॉरेन करेंसी क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो जो पेमेंट आपने की वो आपने कितने की वो 85,000 की। और इस तरीके से जो है इनिशियल रिकॉग्निशन होता है और उसके बाद रिपोर्टिंग होती है एट ईच बैलेंस शीट डेट पे। तो देखिएगा हर बैलेंस शीट डेट पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिएगा हर बैलेंस शीट डेट पे जो रिकॉर्डिंग होगी वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और ईयर एंड में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब देखिएगा ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स की भी होती हैं। तो मैंने जो आपको सेल परचेज बताई ये सब मॉनेटरी आइटम्स की थी। लेकिन अगर आपने विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली है और वो इन्वेस्टमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है तो आपको पता है वो मॉनेटरी आइटम है, लेकिन वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो कैसा है वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे फर्दर। तो बैलेंस शीट डेट पे मॉनेटरी आइटम की ट्रांजैक्शन से मैंने आपको बता दी कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आइटम है जो कि नॉन मॉनेटरी है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ बात की लैंड की। अगर लैंड आपने खरीदी है तो जिस डेट पर आपने लैंड खरीदी है उस डेट की ट्रांजैक्शंस पर ही रिकॉर्ड करोगे और उस लैंड की वैल्यू को आप नहीं बदलेंगे क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स में से कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जिनको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में जाएंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हर साल आपको फेयर वैल्यू पर लानी पड़ती है। तो विदेशी मुद्रा में उसका जो शेयर प्राइस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्पल का शेयर है तो एप्पल के शेयर की वैल्यू बदल जाएगी बैलेंस शीट डेट पे। तो बैलेंस शीट डेट पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी और वो आइटम कैसा है नॉन मॉनेटरी। तो नॉन मॉनेटरी आइटम वैसे तो किस पे लिखा जाता है हिस्टोरिकल जब खरीदा था उस रेट पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आपको फेयर वैल्यू पर ट्रांसलेट करनी पड़ती है। तो आप पहले उसको फेयर वैल्यू में डॉलर में ट्रांसलेट करेंगे। उस जो भी एप्पल के शेयर्स की कीमत है, मान लीजिए बैलेंस शीट डेट पे एप्पल के शेयर्स की कीमत 100 रुपये ही रह गई तो आप उसको जो है आप 1000 जो शेयर्स थे मेरे पास 1000 × 100 तो डॉलर वैल्यू आ गई, फिर उसको उस बैलेंस शीट डेटा पे कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा नॉन मॉनेटरी आइटम में दो तरीके के आइटम्स हैं। एक आइटम्स वो जो नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखे जाते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी या रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा अगर आप फॉरेन करेंसी में नॉन मॉनेटरी आइटम है लेकिन जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, वो आपको इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वैल्यू बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं लिखी जाती है बल्कि वो आज के बाजार भाव पर लिखी जाती है अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रेड के लिए है या स्पेकुलेशन के लिए है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आएगी कि उस वैल्यू को आप रीवैल्यू करेंगे और रीवैल्यूएशंस की वजह से जो फॉरेन करेंसी में पहले रीवैल्यूएशन होगी तो फॉरेन करेंसी में जो रीवैल्यूएशन होगी उसकी वजह से जो एक्सचेंज गेन या जो डिफरेंसेस आपके आ रहे होंगे वो एक्सचेंज गेन या डिफरेंसेस का आप क्या करेंगे। तो नॉन जो मॉनेटरी आइटम्स हैं उन पर कोई भी एक्सचेंज गेन या डिफरेंस आता है तो माय डियर वो देखिएगा वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व FCTR अकाउंट में डाला जाता है जिसको हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हैं इंस्टेड कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दें। तो ये आइटम्स का फर्क होता है कि बैलेंस शीट डेट पर जब आइटम्स को रिव्यू करते हैं तो कैसे होता है। मॉनेटरी को मैंने बताया कि आपको कैसे करते हैं, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होता है वो एक्सचेंज डिफरेंस में डाल के P&L में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उसका जो डिफरेंस है वो जनरली होता ही नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखी जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ फेयर वैल्यू पर कन्वर्ट होती हैं तो उस वजह से वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है और वो डिफरेंस जो है आप कहाँ पर डाल देंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन
रिजर्व्स के अंदर, राइट। तो ये मैंने आपके साथ बात की। उसके बाद अगर आपकी कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है तो आप उसका क्या करेंगे। अगर आपकी कोई भी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है तो कंटीजेंट लायबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो हमेशा आपने क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करनी है। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। तो उसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लोजिंग रेट पे। उसके बाद मैं आपके साथ आगे बात करता हूँ रिकग्निशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस। हालांकि मैं ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ विल यू डील द एक्सचेंज डिफरेंसेस। अब देखिएगा ये जो एक्सचेंज डिफरेंसेस हैं इनको आप कैसे डील करते हैं। तो देखिएगा एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो कैसे डील हो रहे हैं। एक्सचेंज डिफरेंस arising on the settlement of monetary item on the reporting enterprises rate different from those which were initially recorded during the period। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो आपको पता है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट में डालते हैं। रिकॉग्नाइज एज ए इनकम और एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर अराइज। तो देखिएगा इनकम और एक्सपेंसेस का मतलब है, इनकम का मतलब है P&L के क्रेडिट में डालना, एक्सपेंसेस का मतलब है P&L के डेबिट में डालना, राइट। इसी तरीके से जो ट्रांजेक्शन्स आपकी कैसी होती हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की होती हैं, उनकी वजह से जो भी डिफरेंस होता है तो वो आप एक अलग से एक जो डिफरेंस है उस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के अंदर उस डिफरेंस को अलग से एक रिजर्व के रूप में जो है आप उसको रखते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म्स के अंदर हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है। कैसे आइटम से रिलेटेड है, नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है, तो उसका जो डिफरेंस है वो आप अलग से एक बैलेंस जो है रखते हैं जिसको फॉरेन करेंसी के मॉनेटरी आइटम का जो भी डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पर रखेंगे। मॉनेटरी आइटम का जो भी डिफरेंस है वो P&L में डाल देंगे और बाकी जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उसको आप एक फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में आप उसको शो करेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ बात कर रहे हैं आगे चल के। अब ये यहाँ पर मैं अब आपके साथ कुछ बातें जो है करने जा रहा हूँ उसको आप समझिएगा यहाँ पर ध्यान से समझना है। और ये बातें हैं करीबन 2009 के आसपास के, 2007, 2008, 2009 इस समय के दौरान इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी बहुत अच्छे से जो है चल रही थी, बहुत अच्छी ग्रोइंग थी। लेकिन उसी समय 2008 में एक संकट आता है सब प्राइम इशू यूएस की वजह से। और यूएस का सब प्राइम इशू जो है वो एक स्लो डाउन की स्थिति पैदा कर देता है और पूरी वर्ल्ड ओवर द इक्विटी मार्केट जो है उसके प्राइजेज बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं और 50% के आसपास से भी ज़्यादा वो प्राइस जो है नीचे की तरफ ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है रिड्यूस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज ने बाहर से लोन लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडियन कंपनीज उस समय पर बिजनेस एक्विजिशन कर रही थी इंडिया से बाहर, तो जो उन्होंने फॉरेन करेंसी में लोन लिए हुए थे उन लोन्स की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है क्योंकि इंडियन करेंसी यानी कि जो रुपी है वो जबरदस्त तरीके से डेप्रीशिएट होता है। तो करीबन 10 से 12 रुपये का जो है डेप्रीशिएशन होता है। तो जहाँ पर आपने 1 लाख करोड़ के लोन लिए हुए हैं, 1 लाख करोड़ के लोन लिए हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के जो लोन्स थे वो रुपी टर्म में अगर देखें तो वो रुपी टर्म से अगर डॉलर में बदलेंगे तो वो एकदम बदल गए। तो वहाँ पर 20 से 25% का जो है लॉस एक ही साल में होने लगा। तो अगर ऐसे लॉसेस उस स्थिति में जहाँ की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ख़राब कर रही होती और उस समय पर अगर ऐसा ये लॉस इंडिया के अंदर रिपोर्ट करना पड़ जाता है इंडियन कंपनीज़ को, तो इंडियन कंपनीज़ की हालत और ख़राब हो जाती और कंपनियां बहुत बड़े लॉस को जो है शो करने के लिए मजबूर हो जाती। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर जो मैंने अभी आपके साथ प्रोविजन डिस्कस किए उनको चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर 2 चॉइसेस दी गई। वो 2 चॉइसेस क्या थी कि जब आप फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं तो उस लोन की वैल्यू अगर बदलेगी तो बताइए कहाँ डालोगे आप, उसको P&L में डालोगे। तो यहाँ पर एक चॉइस दी गई कि अगर वो लोन 1 साल से ज़्यादा के लिए है, 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो वो जो भी एक्सचेंज लॉस या गेन जो भी हो रहा है आपको, उसको आप एक सेपरेट अकाउंट के अंदर डाल देंगे जिस अकाउंट का नाम होगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। कहाँ पर डाल देंगे? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चॉइस दी गई और ये कहा गया कि इस लॉस को आप एक ही बार में नहीं डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे, आपके पास चॉइस है। तो क्योंकि वो सारा लॉस अगर एक ही बार में रिकॉर्ड करना पड़ जाता
हालांकि हो प्रॉफिट भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंज किया गया इस स्थिति में, और जो 2011 के अंदर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में जो है एज इट इज़ जो है शामिल कर लिया गया। तो इसको बोला गया कि अगर आपने विदेश से लोन लिया है और लोन की राशि 1 साल से ज़्यादा की, यानी कि आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन है और उसकी वजह से कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, तो आपको वो एक्सचेंज डिफरेंस तुरंत P&L में डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको एक रिजर्व में अलग से डाल लीजिएगा। वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है तो रिजर्व सरप्लस में ऐड कर देना है, डेबिट है तो रिजर्व सरप्लस से माइनस कर देना है। लेकिन इसका एक हिस्सा जो है 2020 तक जो है आपने राइट ऑफ करना है। तो मान लीजिएगा आपके 2010 के अंदर ये चेंजेस आए, 2010 में आपकी कंपनी ने कोई लोन लिया और वो फॉरेन करेंसी लोन था, एक्सचेंज डिफरेंस आया तो उसको समय मिला 2020 तक का, आपके पास 10 साल का समय था। तो जो भी पहले साल का जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे और पहले साल में राइट ऑफ कर देंगे। तो इनकी केवल 10% हिस्सा ही आपको P&L में डालने के लिए छूट मिल गई। दूसरी बात ये हुई कि जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो दूसरे साल में उस एक्सचेंज डिफरेंस का 1/9 हो जाएगा, यानी कि जितने साल बचे उतने साल का जो है लॉस, तो फिर उसको 1/9 करके राइट ऑफ कर देंगे। तीसरे साल में 1/8, चौथे साल में 1/7। तो इस तरीके से ये सुविधा केवल 2020 तक के लिए उपलब्ध है इंडियन कंपनीज को। अब देखिएगा ये तो हो गया फॉरेन करेंसी लोन के लिए, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज ने फिक्स एसेट्स भी खरीदी थी। इंडिया में जो फॉरेन करेंसी जो आइटम्स हैं उनसे आपने फिक्स एसेट्स खरीद ली, यानी कि कैपिटल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अंदर आपने लोन लिया तो आपकी तो फिक्स एसेट्स आ गई। तो गवर्नमेंट ने दूसरी चॉइस भी दी कि इफ़ द लोन इज रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स देन द एक्सचेंज डिफरेंस शैल बी ट्रांसफर टू द फिक्स एसेट्स अकाउंट। आप फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटा और बढ़ा लीजिए और फिर वो जो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है उसके अंदर आपका अगर लॉस हुआ है तो आप फिक्स एसेट्स की कीमत में जोड़ दीजिए कि मेरी फिक्स एसेट्स की कीमत बढ़ गई, और उस वैल्यू के बाद जो वैल्यू निकलती है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे चॉइस क्या मिली आपको कि जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस है अगर वो टेंजिबल डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट से रिलेटेड है या इनटेंजिबल डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट से रिलेटेड भी है, तब भी आप उस पैसे को एक्सचेंज डिफरेंस के पैसे को आप P&L में मत डालिए, बल्कि क्या करिए फिक्स एसेट्स में ऐड या लेस कर लीजिए। और जो बाद में रीवैल्यूड फिक्स एसेट्स आ रही है, यानी कि इस एक्सचेंज डिफरेंस को एडजस्ट करने के बाद बाकी उस पर आप जो है डेप्रिसिएशन उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान जो है लगाते रहिए। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो सुविधा जो है मिली, इस सुविधा का कंपनियों ने जो है बहुत अच्छे से जो है फ़ायदा उठाया। और असली बात तो ये है कि ये इंडियन कॉर्पोरेट्स ने ही जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला था कि देखिएगा इसको आप चेंज करिए, अदरवाइज़ हम तबाह हो जाएंगे। तो उस समय पर जो है हमारे यहाँ पर जो है सचिन पायलट जी जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर होते थे, तो उस समय पर उनके हाथ में सारी बागडोर थी और उन्होंने किस तरीके से इसको जो है पैन आउट किया वो आपके सामने है। और उसके बाद जो है दूसरी गवर्नमेंट्स भी आई, लेकिन वो जो रूल्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं। 2011 में इसको जो है एक कानून के रूप में जो है तरजीह दे दी गई, तो ये जो रूल्स हैं आज भी प्रिवेल करते हैं। तो ये देखिएगा ऑप्शन है, अगर आपने ये ऑप्शन ले ली कि फॉरेन करेंसी जो है उसमें आपने जो लोन लॉन्ग टर्म के लिए लिए, अगर आपने लोन किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं तो आप FCMITD अकाउंट में डाल सकते हैं। और अगर आपने जो है टेंजिबल या इंटेंजिबल डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स के लिए लिए तो आप उस एक्सचेंज लॉस या गेन को फिक्स एसेट्स में ऐड या लेस कर लेंगे। लॉस है तो ऐड कर देंगे, गेन है तो फिक्स एसेट्स में घट जाएंगे, और जो भी उस एसेट्स की वैल्यू बचेगी उसके ऊपर फिर आप एज यूजुअल डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपने लोन नॉर्मली लिए हुए हैं तो आपको 2020 तक का समय मिल गया, और अगर डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स है तो एसेट्स की कीमत में घट या बढ़ जाएंगे, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू के साथ वो एडजस्ट होते रहेंगे। तो आपको एक अच्छा खासा लंबे समय मिल गया। नॉर्मल केसेस के अंदर जो लॉन्ग टर्म लोन्स है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम में, उसमें आपको 2020 तक का टाइम मिल गया। और अगर आपकी फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो जब तक फिक्स एसेट चलेगी तब तक के लिए आपको उसका जो है टाइम पीरियड मिल गया एक तरीके से। तो 2020 तक का जो एक्सचेंज डिफरेंस वो एसेट्स की कीमत में एडजस्ट होता रहेगा, और उसके बाद आप उसमें जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो देखिएगा इस नोटिफिकेशन से क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, यानी कि फॉरेन करेंसी के लोन्स की बात हो रही है, एट द रेट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वर इनिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो शुरू वाले रेट से अलग है वो तो होंगे ही होंगे। द रिपोर्टेड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सो फार एज दे रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स से कैन बी एडेड टू
एडेड मतलब अगर ऐड कर देंगे लॉस है, और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द असेट्स एंड शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द असेट्स, और बाकी बैलेंस लाइफ में वो डेप्रिशिएट होते रहेंगे। इन अदर केसेस अगर फिक्स असेट से रिलेटेड नहीं है तो एक्यूमुलेटेड इन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। तो अभी हम जो है प्रैक्टिकली भी इसका सवाल देखेंगे कि किस तरीके से होता है। एंड शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो अगर असेट से रिलेटेड है तो असेट्स की यूजफुल लाइफ से रिलेटेड आप काम करते रहेंगे। और नॉर्मल केस के अंदर जो है आपको बताया मैंने कि जो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी ट्रांसलेशन डिफरेंस है 2020 तक ही जो है आपका एप्लीकेबल होगा, उसके बाद जो है आप जो है इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम और लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, देखिएगा मैंने आपको बता भी दिया, द असेट्स और लायबिलिटी शुड be designated as a long-term foreign currency monetary item, assets or liability in expressed in the foreign currency in the terms of 12 months or more at the date of origination of the assets and liability। यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको उसकी ओरिजिनेशन डेट बोलते हैं। तो ओरिजिनेशन डेट के ऊपर जो भी आपने वो लोन लिए थे तो उसकी वैल्यूज, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल लोन के ऊपर नहीं, लेने वाले लोन पे अप्लाई नहीं है, लोन देने वाले पर भी अप्लाई होंगे अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो ये किसी भी तरीके के फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पर अप्लाई होगा, चाहे वो आपकी असेट्स हैं चाहे वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं। और ये 2006 के रूल्स थे, ये 2011 में जो है अकाउंट के रूप में आ चुके हैं। और देखिएगा इसके बाद यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये जो है आप चलते रहेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ की बैलेंस शीट के अंदर आपको ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट यानी कि FCMITD अकाउंट जो है वो अब अमोर्टाइज होता है ओवर ए बैलेंस पीरियड ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। अगर असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो भी आपने यानी कि लोन लिए हैं दिए हैं तो उस पीरियड में जितने दिन के लिए, और 2020 तक ही ये सुविधा उपलब्ध है। अगर डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो आपको बता दिया मैंने असेट्स की कीमत में ऐड या लेस करने हैं। ये चॉइस है, ध्यान रखिएगा, ये कंपनी के हाथ में चॉइस है। नॉर्मली तो एक्सचेंज डिफरेंस आपको P&L में ही डालने हैं। कहाँ पे डालने हैं? P&L में ही डालने हैं, लेकिन आपको एक चॉइस दे दी गई है तो उस चॉइस का आप चाहे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने चॉइस ले ली तो इस चॉइस को आप रिवोक नहीं कर सकते, हमेशा से फिर आपको FCMITD अकाउंट के अंदर ही वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी 2020 तक। या अगर डेप्रिशिएबल फिक्स असेट्स से रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस है तो वहाँ पर आपने डाल दिए हैं। तो जो लोन आपने असेट्स खरीदने के लिए लिए हैं उनका डिफरेंस आप असेट्स की कीमत के अंदर ऐड या लेस करेंगे, और जो अदर देन असेट्स हैं वो आप चाहे वो लोन लिए हैं या दिए हैं वो सब आप फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालेंगे और वो उसके पीरियड के अंदर जो है राइट होते हुए नजर आएंगे। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। तो मैंने आपको बात की कि फॉरेन ऑपरेशंस जो है दो तरीके की होती हैं, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो देखिएगा मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटेग्रल ऑपरेशंस। तो देखिएगा फॉरेन इंटेग्रल ऑपरेशंस के अंदर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि आपको किस रेट पर जो है ट्रांसलेशन करनी है। तो देखिएगा ट्रांसलेशन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से बता दूँ। तो अगर मैं विशेष रूप से यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर, तो उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। फिर अभी हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे IFO के अंदर जब हम वैल्यूज़ को दिखाएंगे IFO में, तो देखिएगा जब हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट होगा। अब देखिएगा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कैसा आइटम है, नॉन मॉनेटरी है, इस पे क्लोजिंग रेट होगा। किस पे रेट, कौन सा रेट होगा? क्लोजिंग रेट होगा। यानी कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्लोजिंग रेट, लेकिन सभी के ऊपर नहीं। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये फेयर वैल्यू पर दिखाने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स होगी, अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, तो कौन सा रेट होगा? क्लोजिंग रेट होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट किस में है? इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या होगा? पहले आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, और अगर आपने हेल्ड टू मैच्योरिटी रखा हुआ है तो इसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन का जो रेट था वो लेंगे, क्योंकि उसमें वैल्यूज बदलती नहीं है, तो ट्रांजैक्शन जो रेट थी वो लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने फिक्स एसेट्स खरीदी है तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, तो उनको आप किस पे लेंगे? ट्रांजैक्शन रेट पे। यानी कि जो ट्रांजैक्शन डेट का जो रेट है, ट्रांजैक्शन डेट रेट है, तो ट्रांजैक्शन डेट रेट जो है वो लेंगे, तो TDR यानी कि ट्रांजैक्शन डेट रेट आप यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आपके एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको बताया था कि एक्सपेंसेस किस रेट पे लेने हैं?
जिस दिन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज रेट ले लेंगे, क्योंकि एक दिन का रेट तो पता नहीं होता। लेकिन अदर देन डेप्रीशिएशन, क्योंकि डेप्रीशिएशन ट्रांजेक्शन रेट का रेट होता है, तो डेप्रीशिएशन जो भी हिस्टोरिकल रेट था जिस दिन असेट्स खरीदी गई थी, हिस्टोरिकल रेट यानी कि जो ट्रांजेक्शन रेट था वही असर यहाँ पे करता है। इस तरीके से जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स हैं वो मॉनेटरी आइटम्स हैं। डेटर क्रेडिटर्स की बात करें तो उन पे कौन सा रेट लेंगे, क्लोजिंग रेट लेंगे। इसी तरीके से सेल परचेज डेटर्स हैं, उन पे कौन सा रेट लेंगे, सेल परचेज हैं, उन पे कौन सा रेट लेंगे, एवरेज रेट। कोई भी इनकम एक्सपेंसेस हैं जो साल भर के दौरान हुई हैं तो उन पे एवरेज रेट लेंगे। तो आइएगा देखिएगा यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपके साथ बात करेंगे तो क्या बात हुई है। तो जो मैंने आपके साथ बात की है, अगर आपकी ऑपरेशन IFO है, तो देखिएगा द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट व्हेन द डेट ऑफ परचेज ऑफ द असेट्स, यानी कि जिस दिन आपने वो खरीदा था। इफ द असेट्स इज कैरीड एट अ फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू पे तो सिमिलर वैल्यू यूजिंग द रेट दैट एग्जिस्टेड इन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, तो जिस दिन वैल्यूएशंस करते हैं, जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताई, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है होती तो नॉन मॉनेटरी है, लेकिन वो वैल्यूएशंस होती है बैलेंस शीट डेट पे। द कॉस्ट ऑफ इन ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द कॉस्ट वर इनकर्ड, the recoverable amount or realizable value of the assets is translated using exchange rate that existed when the recoverable amount of the net realizable value is determined for that the balance sheet rate। तो इस वजह से जो है स्टॉक पे बैलेंस शीट रेट चला जाता है हिस्टोरिकल की वजह भी, क्योंकि अब उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद देखिएगा जो इन्वेंट्री है उसके बारे में मैंने आपके साथ बात की, और नॉर्मली जो रेट होते हैं तो इसलिए जो है द रेट यूजुअली द क्लोजिंग रेट, इसलिए स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग रेट आ जाता है, जो मैंने भी आपके साथ बात की। और बाकी जो आइटम्स हैं अगर उन पर हम बात करें तो मैं सारे प्राइजेज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो है ट्रांजेक्शन रेट के रेट जो है होते हैं। और इसी तरीके से अगर ट्रांसलेशन ऑफ नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो देखिएगा नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है यहाँ पर भी। तो देखिएगा यहाँ पर जो फिक्स असेट्स भी होती है वो भी क्लोजिंग रेट पे, स्टॉक भी क्लोजिंग रेट पे, इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की होंगी सब क्लोजिंग रेट पे। तो ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर ट्रांसलेटेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट, और ये क्लोजिंग रेट पे ही जो है आप शो करेंगे। तो देखिएगा जो भी असेट्स लायबिलिटी बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्लोजिंग रेट पे आएंगे अगर आपकी नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, यानी कि आपने एज ए इन्वेस्टमेंट आपने लिया हुआ है। इनकम और एक्सपेंसेस पर आप एवरेज रेट यानी कि जो ट्रांजेक्शन का रेट है वो लेंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन्स हुई थी, लेकिन ट्रांजेक्शन्स के रेट उपलब्ध नहीं होते। पूरी साल भर की बैलेंस शीट अगर आपको मिल रही है, साल भर की ट्रायल बैलेंस मिल रही है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ये हर रोज़ का रेट नहीं होगा, तो साल भर का जो भी एवरेज है या जो पीरियोडिकल एवरेज रेट है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया आपका। ये तो पहले पार्ट में थी कि क्लोजिंग रेट है। दूसरे बात में देखिएगा ट्रांजेक्शन्स रेट के लिए तो नॉर्मली एवरेज रेट हो जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता तो वो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। तो ये भी जो डिफरेंस होता है क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट होता है तो इसको आप गुडविल या कैपिटलिज्म में भी एडजस्ट करेंगे जब आपने असेट्स खरीदी थी या जो है आपने लायबिलिटीज़। तो ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर हम इसको शिफ्ट करते हैं, जिसका बैलेंस बाद में कैपिटल या गुडविल या कैपिटलिज्म में एडजस्ट होता है। तो अगर आपको लॉस हो रहा होता है तो आप उसको गुडविल दिखा देते हैं, और अब फ़ायदा हो रहा होता है तो कैपिटलिज्म दिखा देते हैं। तो ये है हमारा जो हिस्सा जो किससे रिलेट करता है कि नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन से आप कैसे डील करेंगे। तो ये जो रेट्स हैं ये जनरली ऊपर के ही आप जो 3-4 रेट मैंने आपको बोले वो पढ़ लीजिएगा, आगे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद देखिएगा चेंजेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, ये आपके कोर्स में नहीं आता कभी भी। टैक्स इफेक्ट ऑन द डिफरेंस, अगर कोई भी जो टैक्स इफेक्ट होंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से आप उसको जो है डील करेंगे। अब बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के अंदर सीधी सी बात है, आपने ऐसे सौदे लिए जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जो सौदे हैं वो आपने ध्यान से समझना है कि डेरिवेटिव के सौदों के अंदर 2 तरीके। अगर स्पेकुलेशन का है तो आपने खरीदने की रेट देखनी है और बेचने की रेट देखनी है, जो डिफरेंस होगा वो P&L में चला जाएगा। लेकिन आपने हेजिंग के लिए लिया है क्योंकि आपने कोई माल खरीदा है और आपको डर है कि कहीं डॉलर के रेट ना चेंज हो जाए, तो आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं कि इसलिए कि जब सेटलमेंट होगी तो जो है वहाँ पर उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसे आएंगे उससे वसूल कर लेंगे। तो एक हेजिंग टूल के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लीजिएगा डॉलर का रेट अभी चल रहा है 73 रुपीज़ और आपको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो आपको डर ये है कि अगर जो रेट है वो बदल गए, आपको $1000 का, आपने जो मेरे पिछला एग्जांपल था उसमें मान लीजिए कंप्यूटर खरीदा हुआ है, तो आपको क्या रेट है कि अगर डॉलर के रेट 80 हो गए तो मुझे तो 7000 का नुकसान हो जाएगा, मुझे $1000 पे करने हैं।
तो आपके पास चॉइस है कि जो 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है उसके लिए $1000 का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लें। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको सारे पैसे नहीं देने होते, बस एक मार्जिन मनी जो देनी होती है जो कि 10-15% होती है एक प्रोटेक्शन के लिए कि जो है आप डिफ़ॉल्ट ना करें। तो जो एक्सचेंजेस हैं वो आपसे कहते हैं चलिए आप $1000 का कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिएगा, लेकिन उस समय डॉलर के जो एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट है वो 73 का नहीं चल रहा है, 74 रुपीज़ का चल रहा है, क्योंकि ₹1 जो एक तरीके से आप समझ लीजिएगा वो जो 3 महीने के ब्याज के पैसे हैं वो है, और जो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है उसका रिस्क है, तो वो आपसे ₹1 एक्स्ट्रा ले रहा है। आज का रेट था 73 और आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो वो है 74। तो जो स्पॉट रेट है, स्पॉट रेट मीन्स जो अभी बाजार में आज ही खरीदें आज ही डॉलर बेचें तो 73 का रेट है, लेकिन अगर फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे 74 का रेट है। तो फिर आप कहते हैं चलो फिर भी मुझे रिस्क है ₹7 का और ₹1 मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ अभी, तो आप जो है 74 के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेते हैं और 3 महीने बाद आपको 74 रुपीज़ में ही डॉलर मिलेगा। तो ये जो डॉलर आपको 74 में ही मिलेगा 3 महीने बाद, तो आप उस 74,000 रुपीज़ पे करके जो पैसा आपने मार्जिन मनी दिया होता है वो एडजस्ट हो जाएगा, तो जो बाकी पैसा वो आप देंगे और उसके बाद आपको जो है 74,000 रुपीज़ में $1000 मिल जाएंगे। और अगर उस समय डॉलर की कीमत ₹80 हो, ₹100 हो, ₹90 हो, ₹40 हो, आपको कितने में मिलेगा? आपको मिलेगा 74 रुपीज़ में। तो 74 रुपीज़ में आप खरीदेंगे और 74,000 रुपये से उसकी पेमेंट कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा उस समय स्पॉट में रेट था 73, क्योंकि लाइबिलिटीज़ आपकी बैलेंस शीट में थी 73 और आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया 74, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स हैं वो लिखे हुए हैं 73,000 के, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 74,000 का। तो ये जो ₹1000 का अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, ये ₹1000 का अमाउंट है, दैट इज़ ए प्रीमियम ऑन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर सस्ता मिल जाता तो डिस्काउंट हो जाता। तो ये जो प्रीमियम आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का दिया है, ये 3 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इसके दौरान जो है आप इसको राइट ऑफ करेंगे। तो हर महीने आप जो है ₹333.33 333 रुपीज़ एंड 33 पैसा जो है, यानी कि ₹333.33 जो है आप हर महीने आप राइट ऑफ करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो यहाँ पर आपकी और कोई किसी तरीके का कोई लॉस आपको होगा नहीं, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट 74 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको तसल्ली है आराम से। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये स्पेकुलेशन के लिए लिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे 74 में, आपके लिए केवल 74,000 रुपये कॉस्ट है, तो आप उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। अगर उस समय पर जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा वो 76,000 में बेच दिया, तो आप ₹2,000 का प्रॉफिट उसी समय रिकॉर्ड करेंगे, शुरू में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर 74 में खरीदा था और उस समय डॉलर का रेट 72 हो गया, तो आपको वो ₹2 का नुकसान होगा। तो जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो उसी समय रिकॉर्ड किया जाएगा जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप डिस्चार्ज करेंगे, उससे पहले नहीं, राइट। ये हो सकता है कि बैलेंस शीट की वैल्यूएशंस के लिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि देखिएगा हमारे जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इस तरीके की बात नहीं है, लेकिन जो नए इंड एस हैं उसमें इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को जो है डील अलग तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पर एक अलग तरीके का एक कैलकुलेशन होती है जिसमें हम एक इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ असेट देखते हैं कि असेट्स किस तरीके से क्लासीफाई करनी है। ट्रेडिंग के लिए किया है, हैजिंग के लिए की है, तो हैजिंग बहुत डिफरेंट तरीके की होती है, या और किसी अन्य प्रकार से ली है, तो बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये फाइनल में पढ़ेंगे। तो जो फॉरवर्ड एक्सचेंज अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए तो लिए है, तो अभी आपके कोर्स में बस यही है कि जो भी एक्सचेंज का गेन या लॉस होगा वो आपने रिकॉर्ड नहीं करना, बस आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने और बेचने का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपने हेजिंग के लिए लिया है तो जो भी डिस्काउंट है या जो भी प्रीमियम है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के दौरान जो है आप उसको इनकम या एक्सपेंसेस के रूप में जो है आप राइट ऑफ करेंगे। तो देखिएगा इस चैप्टर से जो है थियोरेटिकल पोर्शन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पोर्शन आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आइएगा अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम जो है चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें मैंने भी आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो एक बार वीडियो को जो है दोबारा से चलाइएगा और फिर उसको समझिएगा। अब देखिएगा एंटरप्राइज में एंटर इनटू द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that is a substance of forward exchange contract which is not intended for trading or speculation। ध्यान रखिएगा आपने ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए नहीं लिया है। एस्टेब्लिश द अमाउंट ऑफ द रिपोर्टिंग करेंसी रिक्वायर्ड और अवेलेबल द सेटलमेंट, जो दोनों के प्राइस का डिफरेंस है आपको ये ट्रीटमेंट याद रखनी है, बस ये है सबसे मेन काम की चीज़। ये जो मैं आपको द प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है जी, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
द प्रीमियम और डिस्काउंट अराइजिंग एट द इंसेप्शन ऑफ सच ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो शुरू में जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने कहा था उसी टाइम का देखना है बस। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अमोर्टाइज एंड एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 3 महीने थी, तो 3 महीने के दौरान ही जो है आपने इसको देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रट लेना बेशक से, आपको समझ में तो आ ही गया है, ये याद होना चाहिए, पेपर में लिखना पड़ता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तब भी लिखना है आपने। राइट, exchange differences in such a contract should be recognized in the statement of profit or loss in the period in which exchange rate changes. Any profit or loss on cancellation renewal such forward contract should be recognized in expenses for the period. ये ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडिंग वाला मैंने आपको बता दिया, ये ट्रेडिंग के लिए आपने करना है। तो ट्रेडिंग वाले में प्रॉफिट और लॉस तुरंत देखना है आपने, बाकी जो है आपने प्रीमियम या डिस्काउंट ही आपने देखना है। ये एएस जो 11 के अंदर जो चेंजेस हुए थे, मैंने आपको बताया था, जो चॉइस थी उस चॉइस को जो है पैरा 46A के माध्यम से ऐड किया गया था। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। अब ध्यान से आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं। तो आज सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके जो भी हैं वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस सवाल को देखिएगा सबसे पहले। कलीम लिमिटेड बोरोड $4.5 लाख ऑन 1 जनवरी 2016 विच विल बी रीपेड एज ऑन 31/7/2016। तो 31/7/2016 में पे होना है, यानी कि केवल 6 महीने का है। तो आप ध्यान रखिएगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जो ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट है वो यूज़ नहीं हो सकता इसमें। ये कंपनी चॉइस भी नहीं ले सकती, क्योंकि लाइबिलिटीज़ केवल 6 महीने में सेटल होनी है। 1 साल से ज़्यादा सेटलमेंट में वो चॉइस हो सकती थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा नॉर्मल रूल आपने लगाना है। तो आप बताइए, जो सबसे पहले $4.5 लाख की आपकी लाइबिलिटीज़ है जो करीम को आपने पे करनी है, $4.5 लाख, वो किस रेट से रिकॉर्ड होगी? 48 से। तो आप जब ये लोन आपने लिया तो आपने एंट्री क्या डाली होगी बताइए? आप क्या लाइबिलिटीज़ डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट डालेंगे आप पहली डेट पे, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? करीम ने बोरो किया है तो मैं डाल दूं फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज़ अकाउंट, FCL मतलब फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी, लिख लीजिएगा इसको। तो $4.5 लाख जो डॉलर्स हैं आपने लिए हैं, उसकी वैल्यू आपकी बनती है 48 रुपीज़ के हिसाब से 2,16,00,000। 2,16,00,000 यानी कि 216 लाख रुपीज़ इन लैक्स कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो रुपीज़ इन लैक्स है तो 216 लाख, ये हो गए 216 लाख। ये इनिशियल रिकॉग्निशन है ये इस डेट के ऊपर। अब एक एक पे रिकॉर्ड हो गई। अब हमें रिकॉर्डिंग करनी है 31/3 की, यानी कि जो बैलेंस शीट डेट है उस डेट पर हमें क्या देखना है? तो बैलेंस शीट डेट पे आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है? यस, 1 रुपये से बढ़ गई। तो $4.5 लाख इंटू 1 तो 4.5 लाख, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। तो अब इसको क्या डालोगे? लाइबिलिटीज़ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई FCL, और एक्सचेंज डिफरेंस आपका आ गया डेबिट में। तो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट कर देंगे $4.5 लाख। अब अगर इसके साथ और एक्सचेंज डिफरेंस होते तो वो आप डील कर लेते, लेकिन इसमें एक ही है। तो आप इस एक्सचेंज डिफरेंस के साथ P&L भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। ये आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन करेंसी लॉस और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लॉस। अब जब आपने फाइनली पेमेंट करी तो 49.50 पैसे, यानी कि 50 पैसे और बढ़ गए। तो 31/7/2016 को आपने एक एंट्री और करनी पड़ेगी, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट। और वो एक्सचेंज डिफरेंस कितने का बढ़ गया? 2.25 लाख का, टू फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज़ 2.25। तो आप देखिएगा आपकी फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी होगी 216 की थी, फिर बैलेंस शीट डेट पे बदली 4.5 की, फिर देखिएगा आपकी पेमेंट के टाइम पर और बढ़ गई तो 222.75 ये लाइबिलिटीज़ आपने पे की। तो 31/7/2016 में आप कितनी पेमेंट करेंगे? तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितनी लाइबिलिटीज़ आपने पे की? आपने पेमेंट की 222.75। तो ये जो अकाउंटिंग है ये आपने करनी है कि किस तरीके से, जब इनिशियल रिकॉर्डिंग होगी तो इनिशियल रेट पर होगी लाइबिलिटी, फिर एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से लाइबिलिटी बढ़ी घट रही है तो एक्सचेंज डिफरेंस में डाल देंगे, फिर पेमेंट के टाइम पर जो भी लाइबिलिटी बढ़ रही है वो एक्सचेंज डिफरेंस में, और फिर फाइनली आप उस लाइबिलिटी को पे कर देंगे। तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक।
तो किस तरीके से ये जो है डील करता है, ये पूरा का पूरा सवाल मैंने आपके साथ बता दिया। हालांकि वो आपसे केवल कैलकुलेशन पूछ रहा है, मैंने तो आपको एंट्री भी साथ में बता दी। अच्छा नहीं, एंट्रीज़ हैं, सॉरी इसमें भी एंट्रीज़ हैं, लिखा नहीं हुआ है कुछ भी बस, बट एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो ये एंट्री देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो 216 की जो एंट्री हमने लिखी थी, तो ये 4.5 लाख जो थे हमारे, ये 48 के हिसाब से 216 लाख की थी, ये एंट्री होगी। फिर फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में 1 रुपये का फ़र्क आया, 4.5। फिर देखिएगा 225 की हुई, और ये फॉरेन करेंसी लोन आपने पेमेंट कर दी। तो ये सिमिलरली आपकी एंट्री ये एक साथ जो है उन्होंने 2 एंट्री कर रखी है, मैंने आपको सेपरेटली एंट्री की है, यहाँ कंपाउंड एंट्री हो रखी है, तो आप इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसको ढंग से देखिएगा। अपॉर्चुनिटी लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 24 लाख का एक इक्विपमेंट खरीदा 1/4/2015 एंड द सेम वाज फुली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन करेंसी लोन डॉलर पेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो आपने पे करना है। 24 लाख की कॉस्टिंग थी, तो आपको कितने डॉलर का मिला वो देख लेंगे अभी। द एक्सचेंज रेट वॉज $1 इज 60 रुपये, यानी कि जब आपने 1/4/2015 में खरीदा तो $60 का था। 1/4 और फिर 31/3/2016 को 62 रुपये 50 पैसे हो गए, 1 साल बाद। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड ऑन 31/3/2016, वो पे भी कर दिया। एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज़ बीन कैपिटलाइज। ध्यान रखिएगा, कंपनी ने चॉइस ले ली है पैरा 46A की कि सारा जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो कैपिटलाइज कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार ये जो एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज हो रहा है, ये आप कैसे डील करेंगे? ये आपको डील करना है फिक्स असेट्स में डाल के। यू आर रिक्वायर्ड स्टेट हाउ दीज ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। देखिएगा, फिक्स असेट्स का डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिफरेंस है ये फिक्स असेट्स में डलेगा। तो आइएगा, मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ कि ये असेट्स है कितने की। तो देखिएगा, ये जो 24 लाख रुपए की असेट्स है, ये 60 से डिवाइड करिए, तो ये 24 लाख रुपए की जो असेट्स है ये कितने डॉलर की हो गई? $6000 की, सॉरी 24 लाख डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो रही है $40,000 की। तो ये $40,000 में आपको ये असेट्स मिली। ये सीधा सा तरीका है। पहले तो अब जब ये असेट्स आपने खरीदी होगी तो क्या एंट्री आपने डाली होगी बताइए? मैं आपके साथ एंट्री बात कर रहा हूँ। तो डेट थी हमारी, एक बार डेट देख लीजिएगा, 1/4/15। तो 1/4/15 में 1/4/2015 में आपने एक फिक्स असेट्स खरीदी, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने तो 24 लाख की खरीदी है, तो आपने 24 लाख रुपए की असेट्स खरीदी और 24 लाख रुपए की पेमेंट आपने बैंक से दिखा दी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये लोन लिया था बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, दैट इज 24 लाख। ये जो पैसा फॉरेन करेंसी लोन से आपका आया, इसी से आपने फिक्स एसेट्स खरीद ली। ये 1/4/2015 में। ये तो सवाल हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास ये है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो आप चाहें तो P&L में डाल लें, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का लोन है, फिक्स एसेट से संबंधित है, तो आप इसको चाहें तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। और सवाल खुद कह रहा है कि इसको कैपिटलाइज करना है। तो अब देखिएगा, रेट है 62 रुपये 50 पैसे का, और कंपनी कह रही है कि जी मैं तो इसको कैपिटलाइज करूँगी। तो हाउ विल यू डील दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स? कैसे आप इस तरीके की ट्रांजेक्शन, एक नहीं है 2 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा है इसमें, तो आप देखिएगा तो किस तरीके से इस ट्रांजेक्शन्स को आप देखेंगे। तो आपने इसको कैपिटलाइज करना है। तो आइएगा, अब इसके कैपिटलाइजेशंस कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा, यहाँ पर रेट है 62.5। तो आपको ये समझना है जो $40,000 है, ये 31/3/2016 में $40,000 की लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ गई $2.50 से। तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये देखिएगा, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन, ये 1 लाख लोन बढ़ गया। तो लोन हो गया हमारा 25 लाख का। अब हमें इस लोन में 2 चीज़ें पे करनी है। एक, आपने जो पेमेंट करनी थी वो 4 इंस्टॉलमेंट में करनी थी।
4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट आप करेंगे तो 40,000 का 4 से डिवाइड करें तो $10,000 की आपको पेमेंट करनी है, और $10,000 62.5 का है, तो 62.5 यानी कि 6,25,000। तो देखिएगा आप वैसे भी 24 और 1 25 हो चुके हैं। 24 लाख की लाइबिलिटी थी, एक लाइबिलिटी बढ़ गई थी, उसका 25% पेमेंट करनी है, यानी कि 4 किस्तों में देनी है। तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पेमेंट आपने कर दी बी कैश पेड फॉर फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज़। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी 625 की, लेकिन इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, ध्यान रखिएगा। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, लेकिन आपको इसके अलावा एक और भी चीज़ देखनी है कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो अब देखिएगा इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है सवाल में या नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सवाल के अंदर मेंशन नहीं है, सवाल के अंदर मेंशन नहीं है। अगर इंटरेस्ट भी होता तो कहाँ जाता, इंटरेस्ट भी होता तो वो भी देखना पड़ता। अब ये है एक्सचेंज डिफरेंस। अब इस एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस जनरली तो P&L में जाता है, लेकिन इस सवाल में जो चॉइस थी, जो 2007-2008 के दौरान जो चॉइस दी गई कंपनीज को, वो चॉइस इसने यूज़ किया है, जो आज की डेट में पैरा 46A जो है इस AS का पार्ट है। तो आप देखिएगा तो 31/3/2016 में आप क्या करेंगे, जो फिक्स असेट्स आपने खरीदी थी उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट। और फिक्स असेट्स कितने साल चलेगी ये मुझे बताया नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकता। तो फिक्स असेट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, तो जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो मैंने क्रेडिट कर दिया, बजाय के P&L में डालने के मैंने असेट्स की कीमत में जोड़ दिया। तो असेट्स की कीमत में जोड़ दिया, तो अब असेट्स की कीमत पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इसका मतलब है 1 लाख का सर पहले साल तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके होगा। तो हालांकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है सवाल में मेंशन नहीं है, तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। अब देखिएगा तो ये जो 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, ये एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। द एंटायर लॉस टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटेड टू ₹1 लाख शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। लेकिन इस सवाल में नोट अबव द हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस द कंपनी हैज नॉट अवेल्ड द ऑप्शन फॉर कैपिटलाइजेशन। अगर वो नहीं ऑप्शन लेती तो हाउएवर कंपनी के अंदर ऑप्शन दी हुई है पैरा 46 है, इसलिए उसको कैपिटलाइज करना है और आपने बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की कीमत में जोड़ देना है। तो जो आपकी इनिशियल कीमत थी बैलेंस शीट में वो 24 लाख रुपए थी, जो थी वो आपकी इनिशियल कीमत कितनी थी, 24 लाख रुपए थी। अब ये जो 24 लाख रुपए की जो वैल्यू है, जो 24 लाख रुपए की वैल्यू है, ये देखिएगा ये जो 24 लाख रुपए की वैल्यू है, इसमें आपने 1 लाख रुपए की जो है वैल्यू ऐड कर दी है। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि ये जो भी वैल्यू है, ये यहाँ पर ये जो वैल्यू है 24 लाख रुपए की, ये उसकी पुरानी कीमत है। और पुरानी कीमत के साथ साथ जो है हमें ये देखना है कि जो बाकी जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। तो एक्सचेंज डिफरेंस कितना है, 24 लाख है। तो 24 लाख के साथ साथ आपने जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी ऐड कर देना, क्योंकि वो भी आपका जो है यहाँ पे आपको चॉइस जो है ली है कंपनी ने कि उसको कैपिटलाइज करेगी। तो आपकी जो फिक्स असेट 24 लाख की थी वो आपकी 25 लाख की हो गई। तो 24 लाख वाली असेट्स कितने की हो गई, 1 लाख और बढ़ गई, 25 लाख की हो गई। अब देखिएगा ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐसी हम ब्रांच में कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर सवाल में कुछ नहीं बोलता है तो ब्रांच को आपको IFO लेना है, यानी कि इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो फिक्स असेट्स को किस रेट पे लेंगे, जो हिस्टोरिकल रेट है। डेटर्स को किस रेट पे लेंगे, क्लोजिंग रेट पे। ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, वो हमें पता है क्योंकि हमने ही भेजा है इंडिया से, तो उसका एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे। सेल्स किस रेट पे लेंगे, एवरेज रेट पे। परचेज किस पे लेंगे, एवरेज रेट पे। वेजेस किस पे लेंगे, एवरेज रेट पे। सैलरीज किस पे लेंगे, एवरेज रेट पे। और ध्यान रखिएगा अगर फिक्स असेट्स है तो उसका डेप्रिसिएशन भी होगा, तो फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन भी जिस दिन असेट्स खरीदी उसी रेट पे लेंगे। कैश कौन से रेट पे लेंगे, क्लोजिंग रेट पे लेंगे। तो इस तरीके से जो पूरी जो ट्रायल बैलेंस है इसको आपने चेंज कर लेना है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मैंने सारी बता दी है किस तरीके से आपने ट्रांसलेट करनी है,
और ध्यान रख लिए IFO के हिसाब से हमने ये जो है चेंज की है। हालांकि सवाल के अंदर बताया नहीं हुआ किस तरीके से लेना है, तो आपने IFO के हिसाब से लेनी है। और जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस है वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इस सवाल में ये लॉस है और एक्सचेंज डिफरेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। अगर IFO होता तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक, फिक्स असेट सभी क्लोजिंग रेट पर आ जाते हैं, इवन डेप्रीशिएशन भी क्लोजिंग रेट पर आ जाता। तो ये निफो होती तो, और फिर ये जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है फिर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान रखना आपने IFO लेना है अगर सवाल में कुछ भी नहीं कहा है तो। अब ये देखिएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस तरीके से मैंने आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी उसी के ऊपर ये सवाल आ रहा है। तो ध्यान से आपने देखना है कि सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्पेकुलेशन के लिए या नॉन स्पेकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब देखिएगा इस सवाल के अंदर राव लिमिटेड जो है क्या कह रहा है कि $1,00,000 1 फरवरी में जो उसने एक प्लांट खरीदा, तो उसके दिमाग में डर बैठ गया। डर क्या बैठ गया कि जी मुझे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया फॉर 3 मंथ्स। अब डॉलर जब खरीदा तो एक्सचेंज रेट था पर डॉलर का 1 फरवरी को 48 रुपये 85 पैसे, लेकिन क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा महंगा भी हो सकता है तो वो था 49 रुपये 15 पैसे का। तो आपने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया 49.15 में आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, जबकि 48.85, तो आपको रिस्क को एडजस्ट करने के लिए 30 पैसे की जरूरत अलग से पड़ रही है। तो जो आपने $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 30 पैसे का, तो आपकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 30,000 रुपये। तो अब इस 30,000 रुपये का जो खर्चा है वो 3 महीने के दौरान जो है आप रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा फरवरी के दौरान, तो फरवरी और मार्च यानी कि इस साल के अंदर तो 20,000 रुपये राइट ऑफ कर दोगे और अगले साल में राइट ऑफ कर दोगे 10,000। तो जो भी डिफरेंस है एक्सचेंज डिफरेंस वो आप 20,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे इस साल के P&L में और 10,000 करेंगे अगले साल के P&L में। बस यही इसका आंसर है। तो 30,000 का लॉस होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स फॉलोइंग इन द 1670, देयरफॉर द लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड जो है 20,000। तो ये जो प्रीमियम ऑन है वो 20,000 का रिकॉर्ड करेंगे पहले साल में और रेस्ट 10,000 विल बी इन द फॉलोइंग ईयर। बस इतना ही सवाल होता है, 5 नंबर में एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिएगा ये अगला सवाल हमने ये हैजिंग के लिए लिया। ध्यान रखिएगा, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन द हैजिंग। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोबारा से, इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ए बोट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ $1,00,000 ऑन 1 दिसंबर 47 रुपीज़ एंड 10 पैसा। एक्सचेंज रेट वाज 47.02। उस टाइम पे एक्सचेंज रेट था 47 रुपये 2 पैसे। 31 दिसंबर को जब अकाउंट क्लोज हुए तो 47.15। इसमें कुछ नहीं करना होता, ध्यान रखना। ऑन 31 जनवरी द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड टू सेल 47.18। शो हाउ द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। अब देखिएगा अगर ये किसके लिए है, नॉन स्पेकुलेशन है, नॉन स्पेकुलेशन यानी कि हैजिंग के लिए है। तो देखिए अगर हैजिंग के लिए होता तो 47 रुपये 10 पैसे और 47 रुपये 2 पैसे के बीच का डिफरेंस है 8 पैसे। 8 पैसे इंटू 1,00,000 यानी कि 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये आप रिकॉग्नाइज करेंगे कितने महीने के दौरान, कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स। तो दिसंबर जनवरी फरवरी तो पूरा का पूरा लॉस है पहले साल में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए लिया, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेकुलेशन पर्पस, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सी स्टूडेंट महान अपने आप लिख लेता स्पेकुलेशन। तो ये अगर स्पेकुलेशन के लिए तो बता रहा हूँ, तो देखिएगा अगर ये स्पेकुलेशन के लिए तो आपको ना इसका कुछ करना, ये आपके कोई काम का नहीं है, ना बैलेंस शीट डेट का रेट आपके कोई काम का है। बस आपको ये देखना है खरीदा कितने में बेचा कितने। अब तो 47 रुपये 10 पैसे में कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और जब महीने का एंड कॉन्ट्रैक्ट का एंड हुआ तो 47 रुपये 18 पैसे, तो आपको कुल 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये स्पेकुलेशन, ये तो हैजिंग के हिसाब से बताया मैंने कि 8,000 47 रुपये 10 पैसे और 47 रुपये 2 पैसे का डिफरेंस। और अगर आपने स्पेकुलेशन के लिए लिया है तो 47 रुपये 18 पैसे में बेचा, 47 रुपये 10 पैसे में। हमें बाकी किसी रेट से कोई लेना देना नहीं होता स्पेकुलेशन में। तो ध्यान रखिए 47 रुपये 18 पैसे में बेचा, 47 रुपये 10 पैसे में खरीदा, 8 पैसे का प्रॉफिट हुआ, $1,00,000 थे 8,000। तो आपको सीधा सीधा 8,000 P&L में ट्रीट करना है। और अगर स्पेकुलेशन होता, स्पेकुलेशन नहीं होता, हैजिंग होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, लाइबिलिटी के अगेंस्ट, जैसे पिछले सवाल में थी। पिछले सवाल में प्लांट खरीदने की वजह से लिया था, लेकिन इस सवाल में नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए जो है स्पेकुलेशन के रूप में हमने इसको ले लिया है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद के बेच दिया। तो ध्यान रखिएगा, तो सी इंस्टीट्यूट कभी आपको बताएगा नहीं कि ये स्पेकुलेशन क्यों है, आपने अपना दिमाग लगाना है और आप चाहें तो उसको दोनों तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये देखिएगा पूरा का पूरा जो है एएस जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और ये
एएस के अंदर अब जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम डील करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर देखिएगा 6। ए लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट्स ऑफ 3000 लाख on 1/1/2016 the same fully financed by the foreign currency loan payable in 3 annual equal installment। अब देखिएगा उसी तरीके का सवाल है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो 40 रुपये का रेट है, 42 रुपये 50 पैसे हो गया 1 साल के बाद, और 1/1/2016 को और 31/12/16 को रेट दे दिए। इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31/12/2016। द एंटायर एक्सचेंज डिफरेंस हैज़ बीन कैपिटलाइज। तो जैसे भी मैंने आपको पहला सवाल कराया उसी तरीके से। तो देखिएगा फिक्स असेट्स की कीमत आप बढ़ा देंगे। तो देखिएगा 3000 लाख की जो है असेट्स है और उस समय डॉलर का रेट था 40। तो कितने डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था? तो 3000 डिवाइडेड बाय 40। आपने जो है 3000 लाख की जो चीज़ है, 3000 लाख, डॉलर का रेट है 40 डिवाइडेड बाय 40, तो ये है 75 लाख डॉलर की चीज़। तो 75 लाख US डॉलर की जो चीज़ आपने खरीदी है और इस पे जो 2.5 रुपये का डिफरेंस हुआ, तो इतनी आप असेट्स की कीमत बढ़ा देंगे क्योंकि कैपिटलाइज करने की बात की है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है हम इसको लॉस लेते। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपके सामने जितनी वैल्यू बढ़ गई वो आप फिक्स असेट्स की कीमत में जोड़ देंगे। उसके बाद देखिएगा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। द असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांचेज इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा IFO है, आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपी एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। नहीं, गलत है। एक्सचेंज रेट के एंड का आपको पता है इन्वेंट्री कौन से रेट पे होती है? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक चलो क्लोजिंग पे होता है, फिक्स एसेट किस पे होती है? हिस्टोरिकल वैल्यू पर होती है। तो ये लाइन सही नहीं है। द रिजल्ट एक्सचेंज डिफरेंस इन द केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरीड आउट टू अदर लायबिलिटी। नहीं जी, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्सचेंज डिफरेंस IFO के अंदर P&L में जाता है। इसने कहा कि वो अदर लायबिलिटीज में जाता है एंड लॉस इज चार्ज टू रेवेन्यू। गलत। लॉस और प्रॉफिट दोनों ही P&L में जाते हैं, यानी कि रेवेन्यू में ही चार्ज किए जाते हैं। रेवेन्यू का मतलब है P&L के अंदर। तो यहाँ पे दोनों लाइनें गलत हैं और इसको आपने एलोबरेट करना है। जो रूल्स अभी आपको मैंने बताए हैं कि देखिएगा IFO के अंदर जो सभी आइटम्स हैं वो क्लोजिंग रेट पे नहीं होते हैं। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम जो होते हैं वो जिस दिन असेट्स खरीदी गई हैं उन रेट पर होते हैं। ठीक है जी, ये सब लिखा हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते हैं। किस पर होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते हैं। तो जो पूरी डिटेल आपको मैंने समझाई है वो पूरा AS इसमें कवर कर लिया है IFO में। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो गलत है और जो भी टैक्स की जो लायबिलिटीज़ है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के हिसाब से एडजस्ट होगी। तो ये सारी बातें जो है मैंने अभी आपके साथ जो है डिस्कस की। तो ये AS जो है मैं यहीं पर अभी समाप्त करता हूँ। तो आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जो है मेरी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप जो है मेरे को उसका स्क्रीनशॉट खींच के यानी कि फ़ोटो खींच के आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा और फिर जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं उसको डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।